Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Decoding Physics. लेक्चर नंबर 5 नम्स बेसिक्स का क्रैश कोर्स। नम्स के पास्ट पेपर्स में से सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कलेक्ट किया है और उनको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 5th लेक्चर है, 2 लेक्चर्स रहते हैं। फिर उसके बाद 28 अगस्त को हमारा मॉक टेस्ट है जिसकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Question 1. A 10 Newton force moves a body around a circular path of radius 50 centimeter. What is work done in completing one revolution? फोर्स की वैल्यू भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, लेकिन इनसे हमारा काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अराउंड अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो याद रखिए, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है वहाँ पर जो एक्टिंग फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। चाहे आपको रेडियस की कितनी वैल्यू दे, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे, फोर्स की वैल्यू दे, ये सारे धोखे के लिए होते हैं। आंसर हमेशा ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 2. 3 kg stone falls from 20 meter high platform. Find its falling speed at 10 meter height. मास हमें गिवन है 3 kg का स्टोन है और ये 20 मीटर हाई प्लेटफॉर्म से फॉल कर रहा है। हमने इसकी फॉलिंग स्पीड को यानी वेलोसिटी को फाइंड करना है जब ये 10 मीटर के फासले पर हो। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का है कि हम काइनेटिक एनर्जी से इसका आंसर निकालें। कैसे निकालेंगे? 10 मीटर हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें और 20 मीटर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। तो जो डिक्रीज आएगा इन पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होगी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। तो 20 मीटर हाइट पर ये 3 × 20 × 10 इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा 600 जॉल की। अब 10 मीटर हाइट पर फाइंड करें तो 3 × 10 × 10 ये इसका हाफ हो जाएगा। 10 20 का हाफ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इसका हाफ 300 जॉल हो जाएगा। और ये जो 300 जॉल डिक्रीज आया है ये इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, जिसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 300 जॉल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 300 जॉल। अब मास हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, सिंपल वेलोसिटी को फाइंड कर लीजिए। कैसे करेंगे? लेट मी डू इट हियर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। आप इसको वेलोसिटी के लिए सॉल्व करें तो v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। स्क्वायर को हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लें। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें, मास की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, आंसर विल बी 14 मीटर पर सेकंड। ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो गया। दूसरा मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू g है और जो फॉलिंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो सिंपली क्या करें, एक्सेलरेशन का फार्मूला 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। vi इज इक्वल टू 0 है, vf² हमने फाइंड करना है। स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट 2as। इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें, 2 × 10 × 10 ये हो जाएगा 10 200 अंडर रूट 200 और अंडर रूट 200 निकाले तो ये 14.1 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकंड। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 100 वाट। इट इज़ कनेक्टेड टू 110 वोल्ट पावर सप्लाई। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी। पावर हमें गिवन है, वोल्टेज यानी ईएमएफ हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे? पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय R। हमने R को फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय P। वैल्यूज पुट करें, V की वैल्यू 110 वोल्ट है, यूनिट्स को फिलहाल इग्नोर, स्क्वायर डिवाइड बाय 100। 110 का स्क्वायर क्या आता है? 11 0 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, अगेन 1 और फिर 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, सॉरी 1 कैरी हो जाएगा और 11 1 ज़ा 11 + 1 इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पर ये
12 एंड 100, ये इसका स्क्वायर आता है, डिवाइड बाय 100, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, आंसर इज 121 ओहम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ कार एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद लीनियर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये बात इंपॉर्टेंट है, अ कार एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। आफ्टर 20 seconds it attains the maximum velocity at 80 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर पर सेकंड ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, टाइम इज 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कवर्ड को हमने फाइंड करना है, तो वही वाला इक्वेशन यूज करेंगे न्यूटन साहब का, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई जीरो है तो इग्नोर कर दीजिए इसको, हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड, इसको फाइंड करना है, तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब एक्सेलरेशन हमें नहीं गिवन, लेकिन हम इन वैल्यू से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि 0 है। एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, इग्नोर कर दिया, टाइम इज 20 सेकंड्स, तो आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। सिंपल यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, फाइनल वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जैसे मिल जाएगा हमें 8, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 80 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 8, 8 1 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80, 10 80 के साथ मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर 800 मीटर। Question number 5. Both constructive and destructive interference between two waves takes place equally when the waves are out of phase by। अब ये थोड़ा confusing question है, इसमें थोड़ा लॉजिक इन्होंने यूज़ किया है। ये जो इक्वली का टर्म है ना, ये आपको शायद गुमराह कर दे। इक्वली का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों सेम अमाउंट से होंगे, एट सेम पॉइंट होंगे, एट सेम टाइम होंगे, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से एंगल पर जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज हो तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी इक्वली का मतलब कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव होगा और कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव होगा, दोनों पॉसिबल है एक ही वैल्यू के लिए, तो दैट इज़ 180, ठीक है। 180 पाई रेडियंस, 180 पाई रेडियंस के इक्वल होता है ना, यस। पाई रेडियंस पर जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज होते हैं, तो अगर पाई रेडियन पर आउट ऑफ फेज है और दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर ये इस तरह से आउट ऑफ फेज हुए और 180 डिग्री, तो दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक ही पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव भी होगा डिस्ट्रक्टिव भी होगा, इट रियली डजेंट मीन दैट, ओके, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। Question 6 है, an object is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. How much time it will take to reach the highest point? Highest point को reach करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? कोई इस तरह के क्वेश्चन जब सामने आ जाते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि मुझे अब न्यूटन का कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। भाई थोड़ा सा दिमाग से काम ले, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। एक्सेलरेशन का हमें पता है कि क्या होता है, इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जी के इक्वल होता है। तो टाइम को फाइंड कर लीजिए एक्सेलरेशन के फार्मूला से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से टाइम को फाइंड कर लीजिए, वी आई हमें गिवन है, वी एफ 0 है, इग्नोर इट, तो टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 है और एक्सेलरेशन 10 है, तो 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। Question 7. Suppose you drop an object from the roof of your house. It takes 2 seconds to reach the ground. What is the height of your house? अगर किसी बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट आपने गिरा दिया, मास डजेंट मैटर, इट टेक्स 2 सेकंड, 2 सेकंड्स में वो ज़मीन तक ग्राउंड तक पहुंचा, 2 सेकंड्स में। तो इसका हाइट कितना है इस बिल्डिंग का? एक तो आप हाइट का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, हाफ जी की वैल्यू 10 पुट करें और टी का स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20 मीटर। फार्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं 20 मीटर, कॉमन सेंस से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जब एक चीज़ को हम फॉल करते हैं किसी सर्टन हाइट से, तो 1 सेकंड में
वो कुछ कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, या अगर जी की वैल्यू 10 है तो 10 मीटर, तो 2 सेकंड में वो 20 मीटर। कॉमन सेंस बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन होनी चाहिए। क्वेश्चन 8 है, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v कैन बी स्टॉप्ड बाय अ फोर्स f in direction of it. Same body moving with velocity 5v can be stopped by a force 5f in distance equal to। देखिए एक बॉडी है v वेलोसिटी के साथ जा रही है, एक बॉडी वेलोसिटी v के साथ जा रही है और इस पर हमने फोर्स एक्सर्ट किया f, तो ये स्टॉप हो गया इन डिस्टेंस x डिस्टेंस में। अब यही सेम बॉडी है, सेम बॉडी का मतलब मास सेम है इसी बॉडी का, लेकिन अब ये जा रही है 5 टाइम्स ग्रेटर वेलोसिटी के साथ, 5v वेलोसिटी के साथ जा रही है, और जो फोर्स हमने एक्सर्ट किया स्टॉपिंग फोर्स वो भी 5 टाइम्स ग्रेटर है, 5f फोर्स हमने अप्लाई किया। तो अब ये कितना डिस्टेंस मजीद कवर करेगी स्टॉप होने से पहले, जिसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। एक फार्मूला याद करें, आपको बहुत इधर उधर के आंसर्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के यूट्यूब और गूगल वगैरह पे, लेकिन मैं बहुत ईजीएस्ट पे मैं समझाता हूँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है, इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। अब जिस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v थी फर्स्ट केस में, सेकंड केस में इसकी वेलोसिटी 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, लेकिन मास सेम है। मास सेम हो और वेलोसिटी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 25 टाइम्स इंक्रीज होगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी 5 की बजाय 25 टाइम्स इंक्रीज होगी, स्क्वायर टाइम्स, और स्टॉपिंग फोर्स 5 है, तो 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 5। तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट केस वाला डिस्टेंस 5x होगा। अब ये तो जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, टेस्ट में आपको स्पेसिफिक वैल्यूज आ सकती है कि एक बॉडी की मास ये है और वो इतनी वेलोसिटी के साथ जा रही है और स्टॉपिंग फोर्स इतनी है, इसकी वैल्यूज आपको आ सकती है। लेकिन वहाँ पर जो फर्स्ट केस में x होगा, x की वैल्यू आपको सपोज 2 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो सेकंड केस में आप स्टॉपिंग डिस्टेंस को फाइंड करें। अब 5 टाइम्स आप फर्स्ट केस है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 मीटर होगा। इस तरह से आपने टैकल करना है। क्वेश्चन 9, अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी, एनर्जी स्टोर्ड बाय 8 तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फार्मूला है हाफ और एल, एल है ना यहाँ पर, इसका जो कांस्टेंट है इंडक्टेंस, ए स्क्वायर, ए नहीं सॉरी, करंट का यूनिट एम्पेयर है, इसका सिंबल ए नहीं है, इसका सिंबल है आई, एल आई स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, हाफ इंडक्टेंस कितना है 2 मिली हेनरी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और करंट का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक कर रहा हूँ मैं, एम आई डूइंग इट राइट और नॉट। 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3, और एनर्जी से तो एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का यूनिट क्या आ जाएगा, जाउल आ जाएगा। 10 टू द पावर -3 की जगह हम मिली लिख सकते हैं, तो 4 मिली जाउल इज द आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, if temperature is increased from 200 Kelvin to 800 Kelvin, then what would be the change in pressure at constant volume? Volume अगर constant हो, temperature को हमने 200 केल्विन से 800 केल्विन तक इंक्रीज किया, तो प्रेशर में चेंज कितना आएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो कितने टाइम्स होगा। याद रखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये थर्मोडायनामिक में आपने ये लॉज पढ़े होंगे, तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। अब 200 से 800 हुआ है टेम्परेचर, तो इसमें कितना इंक्रीज आया है, 4 टाइम्स, 4 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करके 800 केल्विन मिलता है, 4 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो प्रेशर भी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ एम्पलीट्यूड इज 200 इंटेंसिटी इज 300। वाह, नम्स की क्या बात है, यूनिट्स ही नहीं गिवन। चले, व्हेन एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड टू 800 देन व्हाट विल बी इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड को हम 200 से 800 कर दे तो इंटेंसिटी में कितना चेंज आएगा। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है, फाइनल वैल्यूज़ हमें इंटेंसिटी का फाइंड करना है और एम्पलीट्यूड का हमें गिवन है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि I1 डिवाइडेड बाय I2 रेशो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, A का मतलब एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय A2 का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, I2 को फाइंड करना है। I2 को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मैं स्टेप्स को इग्नोर नहीं करता बल्कि स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 इंटू A2 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 इंटू A1 स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, तो ये A1 स्क्वायर इस तरफ पर आकर डिवीजन में आ जाएगा, तो I1 इंटू A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2। अब सिंपली ये तीनों वैल्यूज पुट करें तो हमें आंसर मिल जाएगा I2 के लिए। तीनों वैल्यूज क्या क्या है, लेट्स पुट इट। I1 की वैल्यू क्या है इंटेंसिटी की, 300 है, मल्टीप्लाई बाय A2 का स्क्वायर, A2 800 है लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह 100 के नंबर ज़्यादा हो तो आप स्क्वायर ना लें बल्कि आप नंबर्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में लिखिए। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर, A1 200 है तो 200 मल्टीप्लाई बाई 200। देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल, ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2 एंड ये यहाँ पर शायद हमने कोई चीज़ मिस कर दी, नहीं किया है, और ये 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो कितना सैंपल हो गया, अब सिंपली 4 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 300 इज इक्वल टू 1200। द आंसर इज 1200, ऑप्शन है। ये मैथमेटिक्स मुझसे सीखे यार, ये कहीं और नहीं मिलेगा। मैं जो गाड़ी बनता हूँ और मुझे जो गाड़ी वाले आसान आसान चीज़ें पसंद है। क्वेश्चन 12 है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, ऑप्शन नहीं गिवन। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज इक्वल टू ज़ीरो होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जनरल फॉर्म क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं यूँ ही लिख लूँगा Q माइनस डब्ल्यू। मैं माइनस वाला फॉर्म लिखता हूँ, प्लस भी आ सकता है। Q को ज़ीरो पुट करें तो फर्स्ट लॉ की फॉर्म आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है कि वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि नेगेटिव वर्क डन का यहाँ क्या मतलब है। जो चेंज आएगी इंटरनल एनर्जी में वो y इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। आप लोग के टेंशन को चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन 13, let an EMF of 120 volt of negligible internal resistance connected across a resistance of 1000 ohm, then the current flowing through the circuit will be। रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्ट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल है तो मतलब उसका हमने परवाह नहीं करनी। करंट को फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू क्या है, 120 वोल्ट है, R की वैल्यू क्या है, 1000 है, तो 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। 10 टू द पावर 3 ऊपर जाकर 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। द आंसर इज ऑप्शन सी। Question 14, 2 point charges of +5 and -12 coulomb attract each other with a force of 1.48 Newton. Charge of -5 coulomb is added to each of these charges. Now the force will be। इनिशियल चार्जेस हमें गिवन है, एक 5 कूलम है, +5, एक -12 कूलम है, दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1.48 न्यूटन है। अब अगर हम इन दोनों चार्जेस के साथ -5 को ऐड करें तो फिर फोर्स क्या होगा। पहले +5 के साथ -5 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और फोर्स किस चीज़ के रिलेटेड है, Q1 Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दो चार्जेस, इसमें से एक 0 तो दोनों 0, पूरी वैल्यू 0, वैल्यू 0 क्या मतलब कि फोर्स ही 0। क्वेश्चन 15,
Two spares of the same size, one of mass 5 kg and other of mass 50 kg, are dropped simultaneously from a tower. When they are about to touch the ground, they have the same. दो स्पेयर्स है, दोनों की साइज सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, एक 5 kg है एक 50 kg है। दोनों को हमने एट द सेम टाइम एट सेम हाइट से ड्रॉप किया। जब ये ग्राउंड को हेड करेंगे, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, कौन कौन से क्वांटिटीज़ की वैल्यू सेम होगी? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है, मतलब मास पे डिपेंड करती है, दोनों का मास डिफरेंट तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच है, ये भी मास पे डिपेंड करता है, मास डिफरेंट तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट। मोमेंटम है, मोमेंटम भी मास पे डिपेंड करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, मास डिफरेंट तो मोमेंटम डिफरेंट। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, इक्वल टू जी होगा, तो दोनों की एक्सेलरेशन विल बी सेम। ऑल गिवन ऑप्शन वाला भी रॉन्ग है। Question 16. When brakes of a car are applied, angular velocity of a flywheel reduces from 900 cycle per minute to 720 cycle per minute in 6 seconds. Angular retardation, retardation ये सिर्फ वर्ड डिफरेंट है, एक्सेलरेशन वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सिर्फ आंसर जो है वो माइनस में आएगा। Angular acceleration alpha is equal to change in angular velocity divided by time. Change in angular velocity का मतलब final angular velocity minus initial angular velocity divided by time. Final angular velocity 720 cycle per minute, initial 900 cycle per minute divided by time 6 सेकंड करेंगे। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखिए कि इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन में से मिसिंग है वैल्यूज बट डजेंट कोई मसला नहीं। ओके, 900 इनिशियल है और 720 फाइनल है, तो वैल्यूज पुट करें 720, लेकिन रिमेंबर कि इसको ये साइकिल पर मिनट है, साइकिल पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट, साइकिल इज इक्वल टू रिवोल्यूशन। हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई के साथ ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, रेडियन में, और पर मिनट है तो हम डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये पर सेकंड हो जाएंगे। माइनस ये फाइनल हो गई माइनस इनिशियल 900, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करेंगे डिवाइड बाय 60 करेंगे ये भी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आई होप कि आप लोग कर सकोगे। यहाँ से आपको चेंज इन ओमेगा मिल जाएगा, उस वैल्यू को डिवाइड बाय 6 सेकंड्स कर दे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Question 17 है, a particle is projected from the ground with kinetic energy E at an angle of 60 degrees with the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of its motion will be. एक पार्टिकल है, हमने प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल पर और इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल E है। तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? याद रखें, जब भी प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री पर थ्रो हो, इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 4 के इक्वल होती है। ये भी एक शॉर्टकट है, E बाय 4। क्वेश्चन में आ सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक प्रोजेक्टाइल की 100 जॉल है, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है तो 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 25 जॉल। कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रोजेक्टाइल है या एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास आपको गिवन हो कि मास इज इक्वल टू सपोज डैश केजी, और वो इतने इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री एंगल पर। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपली इस मास और वेलोसिटी के वैल्यू से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और इसको डिवाइड बाय 4 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट। Question 18. A bullet on penetrating 30 centimeter into its target loses its velocity by 50%. एक बुलेट है जो अपने टारगेट में 30 सेंटीमीटर जब पेनिट्रेट करता है तो इसकी वेलोसिटी 50% डिक्रीज हो जाती है। लॉस का मतलब डिक्रीज हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है। What additional distance will it penetrate into the target before it comes to rest? रेस्ट में आने से पहले ये मज़ीद अपने टारगेट में कितना पेनिट्रेट करेगा, अंदर तक कितना जाएगा? मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आज के टेस्ट में, लेकिन एंड पे आ गया तो मैं तक गया हूँ। देखिए, वेलोसिटी 50% हाफ हो गई है। वेलोसिटी हाफ हो गई है का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी वो कितना डिक्रीज़ हुआ है? 1/4, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। अगर वेलोसिटी हाफ हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गई है। 1/4 का मतलब है कि सिर्फ 0.25
100 में से ये रह गया, या 25% काइनेटिक एनर्जी बाकी बचा है, 75% ये लॉस किया है। 75% काइनेटिक एनर्जी लॉस, 25% अब भी रहती है। इस 75% काइनेटिक एनर्जी पर इसने 30% डिस्टेंस कवर किया है, पेनेट्रेट किया है, 30 सेंटीमीटर सॉरी। तो 25% पर कितना करेगा? क्लास थर्ड या फोर्थ के मैथमेटिक्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, आई थिंक फोर्थ क्लास के मैथमेटिक्स में। देखो मैं कितना सिंप्लीफाई करता हूँ। 75% पर 30 सेंटीमीटर, तो 25% पर कितना? इस तरह हम करते हैं, 75 पर 30, यूनिट्स वगैरह को मैं इग्नोर करता हूँ, तो 25 पर कितना x हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 25। x को फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 75। अब 25 को 75 पर डिवाइड करें तो 1 और ये 3 हो जाएगा, और 30 को 3 पर डिवाइड करें, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। आंसर इज ऑप्शन सी। कितना सिंपल, थर्ड फोर्थ क्लास के मैथमेटिक्स से कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेरी इंपॉर्टेंट। द आरएमएस स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज v, द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड विल बी 3vs। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर एक मॉलिक्यूल है गैस की, उसका आरएमएस स्पीड v है, तो किस टेम्परेचर पर उसकी आरएमएस स्पीड 3v होगी। अब आरएमएस स्पीड टेम्परेचर के साथ किस तरह रिलेटेड है? आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, वेलोसिटी का हमें पता है कि 3v है, 3 टाइम्स इंक्रीज है, तो टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आएगा? दोनों का स्क्वायर ले ले तो वी विल गेट v स्क्वायर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आएगा? अगर v में 3 टाइम्स इंक्रीज आता है तो टेम्परेचर में उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज आएगा। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है, तो टेम्परेचर 9 टाइम्स इंक्रीज होगा इनिशियल वैल्यू का। 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 900 सेंटीग्रेड बनता है। हमारे पास जो यहाँ पर क्लोजेस्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 846 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये आंसर एग्जैक्ट क्यों नहीं आया? यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ एक मसला है, और वो मसला आप लोगों ने खुद टैकल करना है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, और वो मसला ये है कि थर्मोडायनामिक में पता नहीं किसी टीचर ने आपको ये समझाया है या नहीं समझाया। थर्मोडायनामिक में जितने भी इक्वेशंस है और उसमें टेम्परेचर का टर्म आता है, तो हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। ज़रूर हम टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन के यूनिट्स में पुट करेंगे तो हमारा आंसर ठीक होगा, वरना हमारा आंसर गलत होगा या अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये याद रखें। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया। अगर आप इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आप पहले 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि 100 के साथ आप 273 को ऐड करेंगे तो ये 373 केल्विन के इक्वल है। आप ये वैल्यू फार्मूला में पुट करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपने पुट की फार्मूला में आरएमएस स्पीड की, तो आपका आंसर गलत होगा। हमने ये नहीं किया, इसलिए हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। याद रखिए, ये थर्मोडायनामिक के सारे इक्वेशन में आप टेम्परेचर को केल्विन के यूनिट्स में पुट करेंगे। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में।